साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट आप लगातार देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर, और इससे पहले आपको इन्वायरमेंट की 18 प्रैक्टिस आपको दी जा चुकी है। प्रैक्टिस संख्या 19 है। तो आइए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है 50 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया है 30 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 35 वर्ष और ऑप्शन डी में दिया है 45 वर्ष। उत्तर करिए आप सभी। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन में दिया है जम्मू और कश्मीर में 1956 में, बी ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश में 1957 में, सी में दिया है बिहार में 1958 में और डी ऑप्शन में दिया है केरल में 1959 में। उत्तर करिए आप सभी इस प्रश्न का। देखिए, अनुच्छेद 356 की बात करें तो इसके तहत किसी राज्य की सरकार को संविधान का उल्लंघन करने पर बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जा सकता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 31 जुलाई 1959 को, और यह लगा था केरल में। यह 206 दिन तक बरकरार भी रहा था। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में 1959 में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत अभी हमने बताया कि किसी राज्य की सरकार को संविधान का उल्लंघन करने पर बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 को केरल में लागू किया गया था, और यह 206 दिन तक बरकरार रहा था। चलिए, फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में 1959 में। क्वेश्चन संख्या 3 पर चलेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन में दिया है 1971 में, 1981 में, 1959 में या फिर 1961 में। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। डी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए, इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? चलिए, उत्तर करिए आप सभी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 23 से 24 में, बी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 25 से 28 में, सी में दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में और डी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए, उत्तर करिए आप सभी। देखिए, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। डी उत्तर सही होगा यहाँ पर। अनुच्छेद 14 से 18 में मूल अधिकारों के समता के अधिकार वर्णित हैं। डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। चलिए, आपको बताना है वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए में दिया है साइटोकाइनिन, बी में दिया है इथाइलिन, सी में दिया है ऑक्सिन और डी में दिया है जिब्रेलिन। तो देखिए, कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन।
क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? उत्तर करेंगे आप सभी। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में जो है सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है बी डीएनए, बी ऑप्शन में दिया है जेड डीएनए, सी में दिया है ए डीएनए और डी में दिया है सी डीएनए। उत्तर करिए आप सभी। किस प्रकार का डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? चलिए, पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी डीएनए। यहाँ आपसे पूछ रहा था किस प्रकार का डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे नोट्स भी कर लेंगे अपने नोट्स में। चलिए उत्तर करिए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। आपके ऑप्शन में दिया है 16 अक्टूबर 1990 को, बी ऑप्शन में दिया है 10 दिसंबर 1980 को, सी ऑप्शन में दिया है 11 मई 1972 को और डी में दिया है 11 दिसंबर 2002 को। चलिए इसका उत्तर करेंगे आप सभी। तो देखिए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 के क्रम में आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? चलिए उत्तर करिए आप सभी। निम्न में से कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए में दिया है रिक्तिकाएं, बी में दिया है तारककाय, सी ऑप्शन में दिया है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति और डी में दिया है लवक। चलिए पूछा गया प्रश्न है, आपको उत्तर करना है कि निम्न में से कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तारककाय। डी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारककाय जो है अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज या फिर वसा अम्ल। आपको उत्तर करना है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है। क्या अमीनो अम्ल है, विटामिन है, ग्लूकोज है या फिर वसा अम्ल है? चलिए आप सभी क्लास को भी शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों में। और देखिए क्लास आपको पसंद आ रही है तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। चलिए प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल। ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या अधिवृक्क है, यकृत है, अग्नाशय है या फिर पीयूष ग्रंथि है? तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बी उत्तर जो है सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। इनमें से जो है कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ए ऑप्शन में दिया है काइटन, बी में दिया है लीच, सी में दिया है यूप्लेक्टेला और डी में दिया है इक्नस। तो देखिए कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टेला।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर करेंगे आप सभी। वह कौन सा जिला है जहां गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? चलिए किस जिले से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए में दिया है मेरठ से, बुलंदशहर से, मथुरा से या फिर बिजनौर से। चलिए बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग उत्तर करिए कि वह जिला कौन सा है जहाँ से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर से। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है आत्माराम पांडुरंग ने, बी में दिया है प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने, ऑप्शन सी में दिया है महादेव गोविंद रानाडे ने, और डी में दिया है केशव चंद्र सेन ने। चलिए उत्तर करिए आप सभी। 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो देखिए 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रोफेसर कर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर कर्वे ने 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14 के क्रम में आगे चलेंगे। चलिए आप सभी उत्तर करेंगे। पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है संबंधित है, ऑप्शन ए में दिया है भगवान राम से, बी ऑप्शन में दिया है भगवान विष्णु से, सी ऑप्शन में दिया है भगवान शिव से, और डी में दिया है भगवान जगन्नाथ से। चलिए आप लोग उत्तर करें कि पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है वह किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से या फिर भगवान जगन्नाथ से। तो देखिए पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है यह संबंधित है भगवान जगन्नाथ से। डी जो है सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। संध्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूछ रहा है कि संध्या जो है क्या था? ऑप्शन ए में दिया है भजन था, बी में दिया है अखबार, सी में दिया है राजनीतिक दल था, और डी में दिया है धार्मिक संस्था थी। तो देखिए संध्या की बात करें तो यह ब्रिटिश काल के दौरान जो है यह एक अखबार था। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। संध्या जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो है यह एक अखबार था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100, 110, 80 या फिर 104। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय ध्वज संहिता जो है कब से लागू हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता जो है कब से लागू हुई है? ए ऑप्शन में दिया है 26 जनवरी 2001 से, बी ऑप्शन में दिया है 26 जनवरी 2002 से, सी में दिया है 15 अगस्त 2001 से, और डी में दिया है 15 अगस्त 2002 से। चलिए भारतीय ध्वज संहिता कब से लागू हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2002 से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है यमुना नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है गंडक, बी में दिया है चंबल नदी, सी में दिया है बेतवा, और डी में दिया है केन। देखिए चंबल, बेतवा और केन ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, जबकि गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आपको उत्तर करना है कि वह कौन सा पठार है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है कोलोरेडो, बी में दिया है किम्बरलो, सी में दिया है कटांगा और डी में दिया है पेटागोनिया। चलिए आपको उत्तर करना है कि वह कौन सा पठार है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ऑप्शन में दिया है कोलोरेडो, बी में दिया है किम्बरलो, सी में दिया है कटांगा और डी में दिया है पेटागोनिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरलो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। बेंगुइला की जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि बेंगुइला की जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रशांत महासागर की, बी में दिया है अटलांटिक महासागर की, सी में दिया है हिंद महासागर की और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। बेंगुइला की जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है। प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बेंगुइला की जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए बेंगुइला जो है एक ठंडी जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चलिए 20वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे और देखिए लास्ट के 2 प्रश्न हैं, मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है यह प्रजनन नहीं कर सकता है, बी में दिया है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सी में दिया है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है और डी में दिया है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसका उत्तर जो है कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22, इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप लोग ले लीजिए। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन में दिया है क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो, एजोटोबैक्टर और डी में दिया है राइजोबियम। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके देंगे और इसका उत्तर जो है अगली क्लास में जो है हम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग जो है इसका उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और सेशन यदि आपको पसंद आया तो अपने मित्रों में भी क्लास को शेयर कर दें। देखिए परीक्षा अभी बहुत दूर है, इसलिए आप लोग निराश ना हों। जैसे जैसे परीक्षा की डेट नज़दीक आती जाएगी लगातार आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए कोई डेट जो है एग्ज़ाम की नहीं है, तो आपके पास बहुत समय है, आराम से पढ़िए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।